हेलो दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रिया का साथ पाने के लिए नीलेश ने अपनी दम तोड़ती पत्नी सीमा को बचाने की कोशिश नहीं की। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। छुट्टी का दिन होने से अस्पताल का आपातकालीन सेवा विभाग ही खुला था। शोर शराबे से डॉक्टर नीलेश की तंद्रा भंग हो गई। घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10:20 हो रहे थे। उसे रिया के लिए चिंता हो रही थी और उस पर क्रोध भी आ रहा था। 9 बजे वह उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती थी। वैसे उसने फ़ोन पर बताया था कि वह 1-2 घंटे देर से आएगी। सर, वार्ड बॉय ने आकर कहा, एक गंभीर केस है, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया है। आदमी है या औरत? नीलेश ने खड़े होते हुए पूछा। औरत है, वार्ड बॉय ने उत्तर दिया। कहते हैं कि आत्महत्या का मामला है, पुलिस को बुलाना होगा। नीलेश ने पूछा, साथ में कौन है? 2-3 पड़ोसी हैं। ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी करने को कहो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, सिस्टर रिया आई है? जी, अभी अभी आई है। उस घायल औरत के साथ ही ओटी में है, वार्ड बॉय ने जाते हुए कहा। राहत की सांस लेते हुए नीलेश ने कहा, तब तो ठीक है। वह जल्दी से ओटी की ओर चल पड़ा। दरअसल मन में रिया से मिलने की जल्दी थी। घायल की ओर ध्यान कम ही था। रिया को देखते ही वह बोला, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो चिंता में पड़ गया था। सर, जल्दी कीजिए, रिया ने उत्तर दिया। मरीज की हालत बहुत खराब है। और क्या? नीलेश ने एप्रन पहनते हुए पूछा। सारी तैयारी कर दी है ना? जी, सब तैयार है, रिया ने गंभीरता से कहा। घायल औरत और कोई नहीं, आपकी पत्नी सीमा है। सीमा? वह लगभग चीख उठा। सुबह ही नीलेश का सीमा से खूब झगड़ा हुआ था। झगड़े का कारण रिया थी। नीलेश और रिया का प्रणय प्रसंग उनके विवाहित जीवन में विष घोल रहा था। सुबह सीमा बहुत अधिक तनाव में थी क्योंकि नीलेश के कोट पर 2-4 सुनहरे बाल चमक रहे थे और रुमाल पर लिपस्टिक का रंग लगा था। सीमा को पूरा विश्वास था कि ये दोनों चिन्ह रिया के ही हैं। कुछ कहने को रह ही क्या गया था। पूरी कहानी पर्दे पर चलती फिल्म की तरह साफ थी। झुंझलाकर क्रोध से पैर पटकता हुआ नीलेश बाहर निकल गया। जाते जाते सीमा के चीखते शब्द कानों में पड़े। आज तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। ऐसी धमकियां सीमा कई बार दे चुकी थी। एक बार नीलेश ने उसे ताना भी दिया था, जाने मन, जीना जितना आसान है, मरना उतना ही मुश्किल है। मरने के लिए बहुत बड़ा दिल और हिम्मत चाहिए, मरकर भी दिखा दूंगी, सीमा ने तड़प कर कहा था। तुम्हारी तरह नाटकबाज नहीं हूँ। देख लूंगा, देख लूंगा, नीलेश ने विषैली मुस्कुराहट के साथ कहा था। वह शुभ घड़ी आने तो दो। आखिर सीमा ने अपनी धमकी को हकीकत में बदल दिया था। उनका घर 5वीं मंजिल पर था। वह बालकनी से नीचे कूद पड़ी थी। इतनी ऊंचाई से गिरकर बचना बहुत मुश्किल था। नीचे हरी हरी घास का लॉन था। उस दिन घास की कटाई हो रही थी। सो कटी घास के ढेर लगे थे। सीमा उसी एक ढेर पर जा गिरी। उस समय मरी तो नहीं, पर चोट बहुत गहरी आई थी। शोर मचते ही कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने सीमा को पहचाना और यही ठीक समझा कि उसे नीलेश के पास उसी के अस्पताल में पहुंचा दिया जाए। काफी खून बह चुका था। नब्ज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आ रही थी। शरीर का रंग फीका पड़ रहा था। नीलेश के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। सीमा से पीछा छुड़ाने का बहुत अच्छा अवसर है। इसके साथ जीवन काटना बहुत दुभर हो रहा है। हमेशा की किटकिट किटकिट से परेशान हो चुका हूँ। एक डॉक्टर को समझना हर औरत के बस की बात नहीं। कितना तनावपूर्ण जीवन होता है। अगर चंद पल किसी के साथ मन बहला लिया तो क्या हुआ? पत्नी को इतना तो समझना ही चाहिए कि हर पेशे का अपना अपना अंदाज होता है। सहसा चलते चलते नीलेश रुक गया। क्या हुआ सर? रिया ने चिंतित स्वर में पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, नीलेश ने लड़खड़ाते स्वर में कहा। कोई डॉक्टर अपनी पत्नी या सगे संबंधी का ऑपरेशन नहीं करता क्योंकि वह उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं? रिया ने आश्चर्य से पूछा। जल्दी से डॉक्टर तनिष को बुला लो, नीलेश ने वापस मुड़ते हुए कहा। वह सोच रहा था कि ऑपरेशन में जितनी देर लगेगी उतनी ही जल्दी ही सीमा इस दुनिया से दूर चली जाएगी। यह कैसे हो सकता है? रिया ने तनिक ऊंचे स्वर में कहा।
डॉक्टर तनिष्क को आते आते 1 घंटा तो लगेगा ही, लेकिन इतना समय कहाँ है। मैं मानती हूँ कि आपके लिए पत्नी को इस दशा में देखना बड़ा कठिन होगा और ऑपरेशन करना उससे भी अधिक मुश्किल, पर यह तो आपात स्थिति है। नहीं, नीलेश ने कहा, यह डॉक्टरी नियमों के विरुद्ध होगा और यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, कम से कम आप कुछ देखभाल तो करो। रिया ने कहा, मैं अभी डॉक्टर तनिष्क को संदेश भेजती हूँ। डॉक्टर नीलेश जब ओटी में घुसा तो आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कितने ही उद्वार मन में उठते और फिर बादलों की तरह गायब हो जाते थे। सामने सीमा का खून से लथपथ शरीर पड़ा था, जिसे कभी उसने प्यार किया था। वे क्षण कितने मधुर थे। इस समय सीमा की आंखें बंद थी, एकदम बेहोश और दिन दुनिया से बेखबर। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसके मन में कितना तूफान उठा होगा। एक क्षण अपराध भावना से नीलेश का हृदय कांप उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को झंझोड़ रही थी। नीलेश ने कांपते हाथों से सीमा के बदन से खून साफ किया। उसका सिर फट गया था। वह कितने ही ऐसे घायल व्यक्ति देख चुका था, पर कभी मन इतना विचलित नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, क्या सीमा की जान बचा सकना उसके वश में है। लेकिन डॉक्टर तनिष्क के आने से पहले ही सीमा मर चुकी थी। नीलेश सुनी आंखों से उसे देख रहा था। वह जड़वत खड़ा था। तनिष्क ने शव की परीक्षा की और धीरे से नीलेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे दुख है, सीमा अब इस दुनिया में नहीं है। रिया, नीलेश को केबिन में ले जाओ, इसे कॉफ़ी की ज़रूरत है। रिया ने आहिस्ता से नीलेश का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए ओटी से बाहर ले गई। कमरे में ले जाकर उसे कुर्सी पर बैठाया। सर, मुझे दुख है, रिया ने आह स्वर में कहा। सीमा के ऐसे अंत की मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। मैं अपने को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। नीलेश ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, कसूर मेरा है। नीलेश आंखें बंद किए सोच रहा था, शायद सीमा को बचा पाना मेरे वश से बाहर था, पर कोशिश तो कर ही सकता था। लेकिन मैं टालता रहा, क्योंकि सीमा से छुटकारा पाने का यह सुनहरा अवसर था। मैं कला से मुक्ति पाना चाहता था। अब शायद रिया मेरे और करीब आ जाएगी। रिया सामने कॉफ़ी का प्याला लिए खड़ी थी। वह आकर्षक लग रही थी। पुलिस सूचना पाकर आ गई थी। औपचारिक रूप से पूछताछ की गई। यह स्पष्ट था कि दुर्घटना के पीछे पति पत्नी के बिगड़ते संबंध थे। परंतु नीलेश का इस दुर्घटना में कोई हाथ नहीं था। नैतिक जिम्मेदारी रही हो, पर कानूनी निगाह से वह निर्दोष था। पोस्टमार्टम के बाद शव नीलेश को सौंप दिया गया। दोनों ओर के रिश्तेदार सांत्वना देने और घर संभालने आ गए थे। दाह संस्कार के बाद सबके चले जाने पर एक सूनापन सा छा गया। नीलेश को सामान्य होने में सहायता दी तो केवल रिया ने। अस्पताल में ड्यूटी के समय तो वह उसकी देखभाल करती ही थी, पर समय पाकर अपनी छोटी बहन आशा के साथ उसके घर भी चली जाती थी। चाय, नाश्ता, भोजन जैसा भी समय हो, अपने हाथों से बनाकर देती थी। धीरे धीरे नीलेश के जीवन में सुनने का स्थान एक प्रश्न ने ले लिया। कई महीनों के बाद नीलेश ने एक दिन रिया से कहा, मैं तुम्हारी जैसी पत्नी ही पाना चाहता था। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली, यह सोचकर कभी कभी आश्चर्य होता है। सर, रिया बोली। सर, नीलेश को टोकते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो। अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। यह औपचारिकता मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या करूँ? रिया हंस पड़ी। सर, आदत सी पड़ गई है, वैसे कोशिश करूँगी। तुम मुझे नील कहा करो, उसने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे अच्छा लगेगा, रिया हंस पड़ी। कोशिश करूंगी, वैसे है जरा मुश्किल। कोई मुश्किल नहीं, नीलेश हंसा। आखिर मैं भी तो तुम्हें रिया कहकर बुलाता हूँ। आपकी बात और है, रिया ने कहा। आप किसी भी संबंध से मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हैं। तो फिर किस संबंध से तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुलाओगी? नीलेश के स्वर में शरारत थी। पता नहीं। रिया ने निगाहें फेर ली। तुम जानती हो मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या भावना है। नीलेश ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सोने जीवन में बहार बनकर प्रवेश करो। यह तो अभी मुमकिन नहीं। रिया ने छत की ओर देखा। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, नीलेश ने कहा, पर वादा तो कर ही सकती हो। नीलेश को विश्वास था कि रिया इनकार नहीं करेगी। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यह कहना भी मुश्किल है। रिया ने मेज पर पड़े चम्मच से खेलते हुए कहा,
क्यों? नीलेश ने आश्चर्य से पूछा। आखिर हम अच्छे दोस्त हैं, बस दोस्ती बने रहे तो अच्छा है, रिया ने कहा। क्या मतलब? नीलेश ने खड़े होते हुए पूछा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर शादी कर ली तो इस बात की क्या गारंटी है? रिया ने एक एक शब्द तौलते हुए कहा कि मेरा भी वही हश्र नहीं होगा जो सीमा का हुआ। आखिर दुर्घटना तो सभी के साथ घट सकती है। यह सुनते ही नीलेश को मानो सांप सूंघ गया। उसने कुछ कहना चाहा पर जबान पर मानो ताला पड़ गया था। रिया ने साथ देने से इनकार जो कर दिया था।